ये चीज मैंने उत्तराखंड में बहुत अच्छी देखी। उत्तराखंड में मैं कभी भी एक्सीडेंट देखता हूँ तो कभी भी मैंने लोन विक्टिम नहीं देखा। मैंने देखा है लोग संवेदनशील हैं, आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, जो भी मदद करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे लोगों का ऐसा कैरेक्टर है, इसको हमको और इनकरेज करने की जरूरत है। जब बात आती है ट्रॉमा की रोड सेफ्टी के मामले में, उसको आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? मैं आपको एक डेटा बताता हूँ जिसने मेरी भी आंखें खोली कि अगर आप देखें कि एक सोसाइटी अपनी पूरी पॉपुलेशन के कितने ईयर्स ट्रॉमा को लॉस करती है या एक्सीडेंट्स को लॉस करती है, तो उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पे। अच्छा। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे 2 व्हीलर हिट बाय 4 व्हीलर, 4 व्हीलर हिट बाय 4 व्हीलर, ये कॉमन एक्सीडेंट्स हैं। इसमें से 10% बहुत सीवियरली इंजर्ड होंगे, बाकी 90% ठीक होंगे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे कॉमनेस्ट मैकेनिज्म है बस खाई में गिर गई, ट्रैकर खाई में गिर गया, तो वो यंग पॉपुलेशन एक साथ ईयर्स ऑफ लाइफ जो सोसाइटी के ईयर्स हैं वो लॉस होते हैं। तो उत्तराखंड का जो जवानी के दिन है उत्तराखंड की पॉपुलेशन के, वो भारत में सबसे ज्यादा है जो एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा में जा रहे हैं। जो उत्तराखंड के पेशेंट्स हैं वो एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा में सड़क पे अपनी जान दे रहे हैं या ट्रांसपोर्ट के दौरान जान दे रहे हैं। तो रियलाइज हुआ कि ट्रांसपोर्ट टाइम जब तक घटाएंगे नहीं तो तब तक हमारे पास लाइव पेशेंट नहीं पहुंचेगा। इसी के लिए हम लोगों को जो प्रेरणा थी कि हम हेली एम्बुलेंस लेके आए, तो इस तरीके से हेली एम्बुलेंस का एक जन्म हुआ, जो कि नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट थी। नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए हमने प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य, ओहो रेडियो के स्टूडियो से, और ये हमारा हेल्थ इनोवेशन डायलॉग्स प्रेजेंटेड बाय वेलॉक्स मीडिया, जिसके तहत ये बातचीत हो रही है। और आज हमारे साथ में डॉक्टर मधुर उनियाल आए हुए हैं हमारे बीच। मधुर जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं ट्रॉमा सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर एम्स ऋषिकेश के अंदर। ट्रॉमा सर्जन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज इन हिमालयन टेरेन। फाउंडर एंड नोडल लीड हैं एरोमेडिकल सर्विस हेम्स एट एम्स ऋषिकेश। टेलीमेडिसिन से लेके चारधाम में बहुत उन्होंने काम किया है। दिल्ली एम्स से वो ताल्लुक रखते थे, लेकिन 2013 की जो आपदा उत्तराखंड में आई उसके बाद से उनका मन हुआ कि यहाँ पे कुछ किया जाए, और एम्स ऋषिकेश में रहते हुए इस वक्त पे बहुत बेहतरीन कार्य उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो चलिए इस डायलॉग में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर मधुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में। शुरुआत करना चाहेंगे, आपको बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपका रहा है, और उसके लिए बारंबार लोग आपको थैंक यू भी कहेंगे कि भाई जिस तरह से हेली सर्विसेज के थ्रू मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सकें, उसको लेके एम्स ऋषिकेश में जो इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी, आप उसके सदस्य रहे हैं। थोड़ा सा इसका अभी तक का काम कैसा चल रहा है और शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं एक ट्रॉमा सर्जन हूँ जी। एम्स ऋषिकेश ज्वाइनिंग में जो 2013 का हमारा डिजास्टर है, उसका मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जब देखा कि लगभग 15,000 लोगों ने केदारनाथ वाले उस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई, तो रियलाइज हुआ कि अपने स्टेट में वापस जाना चाहिए। 3 साल तक हम लोगों ने एक थीसिस के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू डेवलप लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर में एम्स ऋषिकेश का ट्रॉमा डेवलप किया जी। 2019 में मैंने फॉर्मली एम्स ऋषिकेश ज्वाइन किया, एम्स दिल्ली से जी। तो रियलाइज किया कि जो पहले 6 महीने थे, उस 6 महीने में हमारे पास एक भी नॉन रिस्पॉन्डर नहीं आया जी। तो नॉन रिस्पॉन्डर्स वो होते हैं, या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट भी नहीं होती। तो आपको मिनटों और सेकंड्स में उनको ट्रीट करना होता है। और ये एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की खासियत है जो हमने एम्स ऋषिकेश में डेवलप किया, कि उसके पास ये फैसिलिटीज होती है कि वो कर पाए। तो हमने रियलाइज किया कि भाई 6 महीने में ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास कोई भी नहीं आया। तो उस समय हमने एनालाइज किया कि जो एम्स ऋषिकेश में मल्टीपल कैजुअलिटीज के जो पेशेंट्स आए थे वो क्या थे। मुझे याद है चिन्यालीस रोड में बस गिरी थी, लगभग 40 एक लोग उसके अंदर थे, 4-5 एम्स ऋषिकेश पहुंचे जी। ऐसे ही उस समय टिहरी में स्कूल बस नीचे गिरी थी नदी में, 4 बच्चे एम्स ऋषिकेश पहुंचे, बाकी सारे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। ऐसे ही आपका नीलकंठ रोड पे एक्सीडेंट्स हुए थे और मल्टीपल एक्सीडेंट्स हुए थे। उनमें एम्स ऋषिकेश जो लोग पहुंचे, 4-5 लोग, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं थे। उनका ट्रीटमेंट किसी पेरिफेरल सेंटर पे भी हो सकता था जी जी। लेकिन ये रियलाइजेशन कि भाई प्रॉब्लम तो हमारे स्टेट में है, करेक्ट, लेकिन हम तक लोग जिंदा क्यों नहीं पहुंच रहे। तो ये रियलाइज हुआ कि हमारे जो उत्तराखंड के पेशेंट्स हैं वो एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा में सड़क पे अपनी जान दे रहे हैं या ट्रांसपोर्ट के दौरान जान दे रहे हैं। तो रियलाइज हुआ कि ट्रांसपोर्ट टाइम जब तक घटाएंगे नहीं तो तब तक हमारे पास लाइव पेशेंट नहीं पहुंचेगा। करेक्ट। यही जो हमारा था कि इसी के लिए हम लोगों को जो प्रेरणा थी कि हम हेली एम्बुलेंस लेके आए, तो इस तरीके से हेली एम्बुलेंस का एक जन्म हुआ, जो कि नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट थी। नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए हमने प्रयास किया। तो इस वक्त पे उसका कितना इस्तेमाल हो पा रहा है? हेली एम्बुलेंस हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है जी।
धीरे धीरे ये एक्सेप्ट होने में पब्लिक को काफी टाइम लगा कि भाई ऐसी सर्विस है जिस पर हम फोन करेंगे Right. और वो गरीब के लिए भी फ्री है। हाँ, तो जैसे ही एक्सेप्टेंस अभी आ रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक अच्छा सा नेटवर्क डेवलप हो गया है उत्तराखंड सरकार के साथ, तो बहुत सारे पेशेंट्स, अब तो ऑलमोस्ट एवरी डे पेशेंट्स आ रहे हैं और लगभग 350 से ज्यादा पेशेंट्स हम लोग इसमें लाइफ और लिम्ब थ्रेटनिंग वाले, जिनको अगर ये सर्विस नहीं होती तो मर जाते, वो हम इसे इवैक्यूएट कर चुके हैं। राइट। आप क्योंकि मेंबर हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भी, जो हिंदुस्तान में मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड बनाता है हर तरह के, और हजारों मानक को बनाते हैं, हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसको कहेंगे विभाग है। जब बात आती है ट्रॉमा की एंड जो ट्रॉमा सिस्टम फ्रेमवर्क्स है स्पेशली रोड सेफ्टी के मामले में, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? काव्य, आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे कि हम लोग को लगता है कि हम लोग मोटराइज स्टेट नहीं है, जी, हम लोग एक सेमी अर्बन स्टेट है। हाँ, तो हम सोचते हैं हमारे यहाँ पे रोड ट्रैफिक इंजरी के उतने केसेस नहीं होंगे या वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। राइट, लेकिन मैं आपको एक डेटा बताता हूँ जिसने मेरी भी आंखें खोली, कि अगर आप देखें कि एक सोसाइटी जी, अपनी पूरी पॉपुलेशन के कितने ईयर्स हाँ, ट्रॉमा को लॉस करती है या एक्सीडेंट्स को लॉस करती है, तो उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पे। अच्छा, मैं इसे इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कैलकुलेशन के लिए सिंपल कर दें कि इंडिया में औसत आयु 70 साल। एक्सीडेंट्स किसके होते हैं? यंग लोगों के, जो पढ़ने निकल रहे हैं, ब्रेड अर्न करने निकल रहे हैं या कुछ काम करने। एक्सट्रीम्स ऑफ एज तो घर पे होते हैं। ये लोग जब एक्सीडेंट करते हैं तो सोचिए कि अगर मतलब 20 साल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ और 70 साल एक्सपेक्टेड लाइफ एज है, तो 50 साल सोसाइटी को लॉस हो गया एकदम से उसकी डेथ से। तो जो ये लॉस है, इसे डेलीज कहते हैं, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ एज, उसमें उत्तराखंड टॉप पे है। अरे बताइए। तो ये चौंकने वाली चीज है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि वो हमारा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है वो बाकी देश से अलग है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे 2 व्हीलर हिट बाय 4 व्हीलर, 4 व्हीलर हिट बाय 4 व्हीलर, ये कॉमन एक्सीडेंट्स हैं। इसमें से 10% बहुत सीवियरली इंजर्ड होंगे, बाकी 90% ठीक होंगे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे कॉमनेस्ट मैकेनिज्म है बस खाई में गिर गई, ट्रैकर खाई में गिर गया, तो वो यंग पॉपुलेशन एक साथ ईयर्स ऑफ लाइफ जो सोसाइटी के ईयर्स हैं वो लॉस होते हैं। तो उत्तराखंड का जो जवानी के दिन है उत्तराखंड की पॉपुलेशन के, वो भारत में सबसे ज्यादा है जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा में जा रहे हैं। और उसमें रोड सेफ्टी इवन आपदाओं से भी ज्यादा, हम सोचते हैं हम आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं तो ज्यादा डेथ्स आपदाओं में हो रही है, तो रोड सेफ्टी ज्यादा जाने बचा सकती है। तो ये मेरा इसमें आकलन है कि ये इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। जैसा कि अभी मार्च के महीने में हेल्थ समिट हो रही है, वेलॉक्स उसको कर रहा है, जब इस तरह के डिस्कशंस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो वहाँ पे थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के समिट्स का होना, सो दैट कि उस पर बात हो और फिर वो धरातल पे उतरे पॉलिसी के लेवल पे? देखिए, बहुत जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन बातों का बहुत ज्यादा औचित्य है जी। मैं सोचता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे हेली सर्विसेज की, जी जी, तो आज से 5 साल पहले ये कहीं नाम भी नहीं था, लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा पॉसिबल है। जब इसके बारे में बात होने लगी, इंटरव्यू होने लगा, तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि जब नई सरकार हमारी आई तो उसने सेंटर से 2 हेली एम्बुलेंसेस की मांग की। तो तब तक एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था, पब्लिक अवेयर हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे गुड समैरिटन लॉ भी है। गुड समैरिटन लॉ कहता है कि जो व्यक्ति सड़क पे किसी एक्सीडेंट विक्टिम को लेके आए, उठा के आए, तो उस पर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती, वो फ्री है, वो नाम भी ना बताना चाहे तो अपना बताना चाहे। और उसको मरीज की सुविधा है कि गुड समैरिटन या एक फरिश्ता, समैरिटन मतलब फरिश्ता उसे लेके हॉस्पिटल आ गया। अब आप ये सोचिए, पब्लिक को ये भी समझने की जरूरत है कि हमको फरिश्तों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा राइट होना चाहिए। तो जब तक पब्लिक अच्छे मुद्दे नहीं समझती तब तक वो अच्छे लोग नहीं चुनती। तो लोगों को ये बताना कि ये एक मुद्दा है कि सड़क से हॉस्पिटल पहुंचना ये हमारा राइट है, ये हमारी हेल्थ केयर का राइट है, राइट एक्ट ऑफ लाइफ का एक पार्ट है। तो जब तक लोग ये समझेंगे नहीं, और ये सारी समिट्स इसी नीड्स को पब्लिक तक पहुंचाती हैं, पब्लिक को ये जज करने में आसान करती हैं कि भाई हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए और सोसाइटी को आगे कैसे मूव होना चाहिए। राइट, क्योंकि हम एक हिली टेरेन वाले राज्य हैं, लगभग 9.5 जनपद हमारे बिल्कुल पहाड़ी हैं और 3.5 हमारे मैदान के। अब इसमें रोड एक्सीडेंट्स भी हैं, इसमें डिजास्टर भी हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ट्रॉमा होना जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम उसको आप एड्रेस करना चाहें कि वो हमारे मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में दोनों को क्या हैंडल करने का तरीका अलग है और क्या होना चाहिए, या सेम दोनों पे लागू हो जाता है? आपने बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल एक तरीका नहीं हो सकता। कोई भी हेल्थ सिस्टम है, या मान लीजिए कि हम ट्रॉमा या एक्सीडेंट्स को लेते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स हम कहते हैं, जैसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ट्रेन मैन पावर और एक
कैपेसिटी, जो लोग कर सके और जो लोग कर सके उसकी सुविधा हो। शहरों में जैसे कि हमारे बड़े शहर हैं, देहरादून उनमें से एक है, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, मैन पावर भी मिल जाएगी और प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स भी मिल जाएंगे। तीनों चीज इसमें अवेलेबल मिलेगी जो पॉसिबल है। प्रोसेस और प्रोटोकॉल्स में हाँ हम कह सकते हैं कि हम अभी भी थोड़ा पीछे हैं। कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसी प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं है। एम्स ऋषिकेश उसमें प्रयासरत है, लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी है। मैदानी क्षेत्रों में और रूरल क्षेत्रों में, जो सेमी रूरल एरियाज हैं, जैसे हमारे हल्द्वानी, टनकपुर, इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है आपको कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स या अच्छे नर्सिंग होम्स के माध्यम से मिल जाए, लेकिन ट्रेन मैन पावर की वहां बहुत समस्या है और प्रोसेस प्रोटोकॉल से बिल्कुल ही नहीं। रिमोट में तो कुछ भी नहीं है। रिमोट में ना आपकी ट्रेन मैन पावर है, ना प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स है और ना ही कैपेसिटी है। तो एक तरीके से कैसे डील कर सकते हैं? वहां की चैलेंजेस अलग है, नीचे के चैलेंजेस अलग है। राइट। अगर हम बात करें, क्योंकि आपका ताल्लुक एम्स से है, एक हमारे पास ऋषिकेश में है, दूसरा हमारा सैटेलाइट सेंटर जो कुमाऊं में बनाने की बात हो रही है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि एम्स जैसे जो बड़े संस्थान हैं बड़ी बीमारियों को हैंडल करने के लिए या बड़े चीजों के लिए हैं, बट हम देखते हैं क्योंकि अब एम्स है तो बहुत छोटी चीज के लिए भी आदमी, क्योंकि गाँव में उसको या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं चीजें मिल रही हैं, तो वो एम्स आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक लोड होता है वो एक संस्थान पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि वो स्पेशलाइज चीज़ों के लिए ज़्यादा है। इसको आप कैसे देखते हैं कि जो छोटी चीज़ें हैं वो अगर वहीं पे ब्लॉक लेवल पे या ज़िले के लेवल पे ठीक हो जाएं? जब किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का घोषणा हुई, तो कई मेरे मित्रों ने पूछा मुझसे फोन करके कि डॉक्टर साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये और ऊपर पहाड़ में बनना चाहिए था? किच्छा तो फिर भी अर्बन एरियाज है। तो मैंने कहा कि ये हमारे जो उत्तराखंड की समस्या है, ये स्पेशलाइज सेंटर की समस्या नहीं है। एम्स एक रेफरल सेंटर है, टर्शरी केयर सेंटर है, जहां पे सिर्फ रेफर्ड पेशेंट्स जो नॉर्मली नहीं हो सकते, और 80% जो हमारी समस्या है हमारी नॉर्मल समस्या है। गांव में पीड़िता का प्रसव अच्छा हो जाए, कोई ट्रॉमा हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई वायरल डिजीज हो, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, इस सब के लिए बहुत स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी अप्रोच डॉक्टर सेंट्रिक छोड़कर पैरामेडिक सेंट्रिक हो जानी चाहिए। डॉक्टर्स हम पहाड़ में पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, वो अपने आप में एक बड़ा डिस्कशन है। राइट। लेकिन हर छोटे गांव में, पहाड़ के भी, आज भी एक फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर होता है जिसे गांव के लोग डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, और वो 80% जो है उनकी प्रॉब्लम्स वही सॉल्व करता है। राइट। जरूरत है इस आदमी को एम्पावर करने की, इस आदमी को ट्रेन करने की, इंसेंटिवाइज करने की, और उसकी रीच बढ़ाने की कि वो लोगों को ज्यादा मदद कर पाए। ये हमारे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा, ना कि ज्यादा स्पेशलाइज्ड लोग पहाड़ में पहुंचाना। राइट। जब पहाड़ों में कोई भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, ट्रॉमा को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, गोल्डन आवर का जिक्र इसमें होता ही होता है, तो कैसे उसको थोड़ा सा फास्टेस्ट प्रोसेस किया जाए, एंड वो जो गोल्डन आवर्स होते हैं उसमें इमीडिएटली इफेक्टिव इलाज, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यदि व्यक्ति को पहले 1 घंटे में अस्पताल पहुंचा दिया जाए जहां उसका इलाज संभव है, तो उसकी जान बचने के चांसेस 80% से ज्यादा बच जाते हैं। और जल्दी पहुंचाया जाए तो और ज्यादा प्रतिशत बढ़ जाता है। प्लैटिनम मिनट्स की तरफ हम आ रहे हैं जी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि रियलाइजेशन कि ये प्रॉब्लम है। दूसरा कि अब इसका क्या करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुद ही सोचिए कि कोई एक्सीडेंटल विक्टिम हो, और आप और हम लोग तो इतने पढ़े लिखे सेक्शन सोसाइटी में हैं, अगर आप मेडिसिन नहीं जानते हो तो आपको सड़क पे अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो आप कितना बढ़िया आप जज कर सकते हैं कि इसे कहाँ पहुंचाऊं। हम कोशिश करेंगे उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाएं। जी। हो सकता है उस हॉस्पिटल में सुविधा ही ना हो, तो जब वहां पहुंचेगा वहां पे टाइम वेस्ट होगा, और जब तक वो किसी बड़े सेंटर या किसी ऐसे सेंटर पे पहुंचेगा, तो ये इंफॉर्मेशन भी कि पेशेंट को कहाँ और कब कैसे पहुंचना चाहिए, सबसे पहले ये चीज अगर क्लियरिटी आ जाए तो इससे ही कहीं जाने बच जाएंगे। राइट। क्योंकि आप एम्स ऋषिकेश में हैं और ये पूरा रूट चारधाम का रूट है। सिर्फ एम्स ऋषिकेश की बात नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में पॉइंट्स हैं, जैसे ऋषिकेश में इससे गाड़ियाँ गुजरती हैं, और इधर यमुना घाटी वाले इलाके हो गए, लाखों लोग हर साल आ रहे हैं और वो नंबर हर साल बढ़ रहा है। तो आप हेल्थ केयर सिस्टम स्पेशली उस दौरान जब ये चारधाम यात्रा चल रही होती है, एक तो वो उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, दूसरा क्योंकि जब लाखों की तादाद में लोग आते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, तो उनका जो मेडिकल हिस्ट्री रहती है या जिस तरह की जलवायु से वो आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। एंड थर्ड चीज़ जो है, इसको आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे कि अगर कोई बड़ी बीमारी कभी आ जाए तो आप सोचिए कि वो चांसेस हैं कि वो लाखों लोगों तक फैल सकते हैं, तो ये तीन चीज़ों को आप कैसे एड्रेस करेंगे?
देखिए, जो पहली चीज आपने कही कि बहुत सारे लोग इस आते हैं, क्या चेंजेस हमें करने चाहिए। जब मैं छोटा था, काव्य अभी इसी स्टेट के हैं, जब आप छोटे थे तो आपने कुंभ भी देखा होगा जी। और चारधाम यात्रा भी देखी होगी, और आज भी हम कुंभ भी देख रहे हैं और चारधाम यात्रा भी देख रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि आज भी कुंभ में बल्लियों और रस्सियों पे ही मेडिकल फैसिलिटीज तैयार की जाती हैं, जो कि शायद हमारे पैदा होने के टाइम पे भी थी। और हम लोगों ने इतना अच्छा केदारनाथ का रिस्टोरेशन किया है। हाँ, लेकिन ये सवाल हमको अपने से पूछना भी है कि अगर वैसी आपदा अगर वहां पे दोबारा आती है जी। तो हेल्थ केयर में हमने क्या चेंजेस किए। क्या हमने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी, क्या स्पेशल इक्विपमेंट दिए, या कुछ ऐसी फैसिलिटीज तैयार की जो उस कैचमेंट एरिया से ऊपर हो। जी। तो क्या चेंजेस हमने किए। तो सबसे पहली चीज है कि हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉब्लम मानना पड़ेगा, जी। और उनके जो लेसन हैं जो हम सीख रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि हमें सीखना चाहिए। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी चारधाम यात्रा है वो 8वीं सेंचुरी में शंकराचार्य जी ने शुरू की थी। अभी पिछले कुछ सालों से पहले ही कभी उसका डेथ ऑडिट भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने जब सोचा कि भाई चारधाम में इतनी डेथ्स होती हैं, देखें क्यों कारणों से हुई, तो वो डेटा नहीं मिला। सरकार के साथ मिलकर एम्स ऋषिकेश ने डेथ ऑडिट चालू किए। पिछले 3-4 सालों में हमारे पास बहुत अच्छा डेटा है। जी। जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि भाई हमारे दुश्मन कौन है। क्या हम हाइपोथर्मिया से मर रहे हैं, टेम्परेचर कम होने से, या चेस्ट डिजीज से, या ब्लड प्रेशर से, या हार्ट अटैक से। जब हमें वो, तभी हम उसके लिए पॉलिसीज बना सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि हम एटलीस्ट ये तो पता करें कि हमारा स्कोर कितना है, हमें कितना खेलना है कि उस स्कोर को जीतने के लिए। तो वो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने शुरू किया है उत्तराखंड सरकार की मदद से, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक आगे फ्यूचर है। दूसरी चीज आपने कही कि भाई लोगों के हैबिट्स, लोग आते हैं, लोग कैसे रहते हैं, और उसका कैसे कैसे फर्क पड़ेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा काव्य आपको कि जब ये मोर्टेलिटीज हुई तो हमको लगा ये टेम्परेचर का और हाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। तो हम लोगों ने मोर्टेलिटीज प्लॉट की कि भाई कहाँ कहाँ डेथ्स हुई चारधाम यात्रा में, और फिर उसको जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, हाइट, प्रेसिपिटेशन, वो सारी चीजों से, और पेशेंट की कोमोबिडिटी से भी कोरिलेट किया कि भाई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या ये पेशेंट है, बूढ़ा है, कैंसर का पेशेंट है, वो सब चीजें कोरिलेट किया। तो एक कोरिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि उन पेशेंट्स की वहां नहीं ज्यादा डेथ हुई थी जहाँ टेम्परेचर कम था, वहां ज्यादा डेथ हुई जहाँ रेनफॉल हुआ था। अच्छा। नाउ इट मेक सेंस कि भाई आदमी ठंड की तैयारी करके आता है लेकिन अपने साथ रेन का नहीं लेके आता। अब वो जगह में भले ही टेम्परेचर कम हो, लेकिन केदारनाथ के आसपास वाली जगह में अगर वो भीग जाता है तो उसके लिए डेथ सेंटेंस है। तो ये एडवाइजरी लोगों को, हमारे, मैं देखता हूँ कि कई श्रद्धालु हमारे यहाँ आते हैं, साउथ से आते हैं, और वो बड़े सिंपल लोग होते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, चप्पल में आ जाते हैं, क्योंकि वो जीवन भर चप्पल पहनी है उन्होंने साउथ में, ट्रेन में बढ़ते आते हैं, और ये नहीं रियलाइज करते कि ऊपर कैसा वेदर होगा, कैसा टेम्परेचर होगा। तो ये एडवाइजरी हमें वक्त से पहले बहुत ज्यादा पहुंचानी चाहिए, खासतौर पे उन लोगों को जो दूर से आ रहे हैं, जहाँ का क्लाइमेट हमारे से बिल्कुल अलग है, और जो ऐसी जगह पे नहीं रहते, उनको पहुंचाए जाए जो जिससे कि वो तैयार हो सके। और ऐसा हम लोगों ने किया भी है, और ये प्रयास है कि इसको और बेटर किया जाए। और तीसरा आपने कहा था कि भाई संक्रमण का, कि भाई ऐसे उसमें संक्रमण हो सकता है। तो काव्य, ये तो सोसाइटी को अवेयरनेस से ही आएगा। मुझे याद है मैं जापान में 2015 में काम कर रहा था, ओसाका सिटी, तो वहां पे नॉर्मली भी लोग फेस मास्क लगा के घूमते थे ट्रेन्स में, और स्पेशली अगर किसी को वायरल फीवर है कुछ हो तो 100% लगा के घूमेगा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो है फिर भी लगा के घूम रहे हैं, चाहे कोविड नहीं भी हो तो भी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। चारधाम यात्रा में हमें बैरियर्स और ये सब मास्क वगैरह और सैनिटाइजर्स ये प्रमोट करके रखने ही चाहिए। बहुत ज्यादा आप कर नहीं सकते, क्योंकि भाई ये हमारा कल्चर है, हम लोग इतने पास पास रहते हैं इंडिया में कि वो हम चेंज करना मुश्किल है। लेकिन अपनी आदतें चेंज कर पब्लिक को ये रियलाइज करके, कोविड में हमने देखा पब्लिक ने जो कहा फॉलो किया, तो वो पॉसिबल है। बस अवेयरनेस की जरूरत है, और ऐसी संवादों की जरूरत है जिससे ये अवेयरनेस फैले। राइट। थोड़ी देर पहले हम एक्सटेंस की बात कर रहे थे। एक्सटेंस को लेके 2 एग्जांपल मुझे अचानक से याद आए। एक जो पीछे अभी ये अल्मोड़ा के पास में जब बस गिरी थी, उस टाइम पे एक डेटा कहीं मैं पढ़ रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक उसमें ये था, लास्ट ईयर उत्तराखंड में तकरीबन 1000 लोगों की जान इसमें गई थी, तो ऑन एन एवरेज 3 लोग एक दिन में। और एक मेरे को ध्यान आ रहा है, सत्यमेव जयते करके एक बड़ा अच्छा शो आमिर खान का आता था, उसमें रोड शो के पुलिस करके उन्होंने एपिसोड किया था। तो ये मैं 2013 या 14 की बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने बोला कि
रोड एक्सीडेंट्स स्पेशली जैसे आप अगर देखिए ये ट्रक वगैरह में सर गया या ये मान लीजिए कि रिक्शा के ऊपर वो बाहर लटकता रहता है और कई बार अचानक किसी ने आगे ब्रेक लगा दी और वो हो गया। एंड कार एक्सीडेंट्स में लगभग 5,000 लोगों की जान उस वक्त का मैं डेटा बता रहा हूँ कि वो सिर्फ इस वजह से चले जाती है। तो इस तरह के जो मामले हैं रोड सेफ्टी के, और स्पेशली वैसे तो ये प्रिकॉशनरी होना चाहिए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए तो जब केयर की ज़रूरत पड़े उस चीज़ में हम लोग शायद बहुत कमज़ोर हैं। हमें यही समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। तो इसको बेहतर कैसे करें हम प्रिकॉशनरी लेवल पे एंड केयर के लेवल पे। आपको याद होगा कि जब निर्भया वाला केस दिल्ली में जी। हुआ था, तो उस समय हम दिल्ली में थे और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई ये सोचकर कि हम तो इतनी अच्छी सोसाइटी हैं, हम लोग तो भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, और एक ऐसी हमारी बहन तड़पती रही और पब्लिक ने उससे उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की। तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि अपने कि हमारा कैसा वो डीएनए है, हम लोग कैसा कल्चर है। लेकिन बाद में रियलाइजेशन हुआ कि वो न मदद करने से ज्यादा मदद कैसे करें, हाँ, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए। राइट। अगर आपको पता हो कि भाई ऐसे सिचुएशन में थोड़ा गर्दन सीधी करने से जान बच सकती है या एयरवे क्लियर करने से, आदमी कर देगा। लेकिन ये नॉर्मल लोगों को खून देखकर वैसे ही डर लगता है और लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। तो सबसे बड़ी चीज है कि पब्लिक को आप एजुकेट करेंगे, पब्लिक को बताएंगे कि जब ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, हमारा आदमी ऑटोमेटिक करेगा। ये चीज मैंने उत्तराखंड में बहुत अच्छी देखी। उत्तराखंड में मैं कभी भी एक्सीडेंट देखता हूँ तो कभी भी मैंने लोन विक्टिम नहीं देखा। राइट। मैंने देखा है लोग संवेदनशील हैं, आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, जो भी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस जो हमारे लोगों का ऐसा कैरेक्टर है, इसको हमको और इनकरेज करने की जरूरत है, और इस चीज को हमारे उत्तराखंड के करिकुलम में लाने की जरूरत है कि फर्स्ट एड ऑफ ट्रॉमा कैसे हो, जैसे जो कि बच्चों को ऑलरेडी जब वो पास आउट होके निकले तो उनको ये पता हो कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिहेवियर का मसला है, और बिहेवियर आपका बिल्कुल स्कूल लेवल पे या जब एज में आप कम होते हैं वहीं से आपकी अगर वो लाइफस्टाइल का और लाइफ स्किल्स में उसको जोड़ दें तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बिकॉज अभी भी आप देखें ना, हम हाथ धोना सिखा रहे हैं बहुत सारे एनजीओ इसी काम में लगे हैं कि हाथ कैसे धोएं। तो आई थिंक ये तो अच्छी बात नहीं है कि जब हम 2047 की बात कर रहे हैं, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, विश्व को टक्कर देने की, विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, और हम हाथ धोना सिखा रहे हैं, तो ये कहने की प्रॉब्लम है। तो चलिए, बड़ी अच्छी बातचीत रही। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि डिजिटल एज में हम लोग हैं और जिस वक्त पे बातचीत हो रही है, दिल्ली में एआई को लेके इतना बड़ा समिट हो रहा है, एंड वहाँ पे बताया जा रहा है कि एवरेज एज जो वो कल मैं कहीं सुन रहा था कि 20 साल निकल के आई है, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ी भूमिका की उनकी रहने वाली है। टेक्नोलॉजी का योगदान स्पेशली रिमोट एरियाज़ में, क्योंकि शहरी इलाकों में तो ठीक है कि हर 1 किलोमीटर में आपको एक हॉस्पिटल मिल जाएगा, पर पहाड़ों में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में भी आपको बेसिक चीज़ों के लिए भागना पड़ता है। तकनीकी का इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखिए, तकनीक का इस्तेमाल तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम टेलीमेडिसिन की बात करें, वो अपने आप एक बहुत अच्छी तकनीक है, और बाकी सब भी बहुत बड़ी तकनीक है। लेकिन कैसी तकनीक का सबसे इम्पोर्टेंट है वो तकनीक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से इंटीग्रेट हो जाए। मैं आपको बड़ा एक उदाहरण दूंगा। एक IRAD करके है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। बहुत ही कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छी चीज है कि जहां एक्सीडेंट होगा वहां सब डिपार्टमेंट्स की फाइल खुल जाएगी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी इनपुट देगा कि भाई ये पेशेंट कैसे बचाया जा सकता था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या रोड ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई इस हाईवे में ये प्रॉब्लम थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ। पुलिस आके बताएगी कि भाई ड्रंक ड्राइविंग थी या कुछ था, इसे कैसे बेटर कर सकते हैं सारी। तो हर डिपार्टमेंट जो अपने इनपुट्स देगा और उसके बाद वो जब निकल के आएगा तो हम लोगों के लिए बहुत ही वो डेटा अमेजिंग होगा और हमें बहुत चीजें करने के लिए मिलेगा। लेकिन जब IRAD हम लेके आ रहे हैं और तो धरातल पर मुझे लग रहा है बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो डेटा पुलिस चौकी में अलग तरीके से मेंटेन हो रहा है, हॉस्पिटल में अलग तरीके से मेंटेन हो रहा है। तो वो डेटा को इंटीग्रेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारी टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए जो हमारे एग्जिस्टिंग डेटा से हो, एग्जिस्टिंग यूज से हो। हम लोग कई बार जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हैं पेशेंट से। हमारे इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो उतने ही पॉपुलर हो। भाई चाइना बाइडू टाइप का यूज कर रहा है, हम लोग अगर वैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हो तो उन्हीं को यूटिलाइज। हर बार व्हील रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्ट सिस्टम्स है उसमें टेक्नोलॉजी कैसे डालें, ना कि नया सिस्टम बनाने की कोशिश करें। राइट। तो टेक्नोलॉजी अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम फ्रेंडली होगी तो वो बहुत कामयाब होगी, उसकी बहुत जरूरत है। अपने दिमाग से बैठ के सोचना और बहुत ही
एडवांस चीज हो सकता है हमारे सिस्टम के लिए बेनिफिशियल ना हो, कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। तो अभी हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम क्या है, उसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज बनाने चाहिए। साथ में अगर बात करें ट्रॉमा एंड टेलीमेडिसिन के, उसके रेलेवेंस को लेके बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। हम लोगों ने तो जब ट्रॉमा टेलीमेडिसिन शुरू किया था तो इस आशय से शुरू किया था कि फ्यूचर में जब हेली सर्विसेज चलेंगी तो उसके लिए हमारे पास टेलीमेडिसिन होनी चाहिए जी। उसके लिए हम लोग पहले से तैयार होने चाहिए। जब हमारे यहाँ शुरू हो तो 2022 में हमने शुरू कर दिया, लेकिन उसका पोटेंशियल हमने उसके बाद रियलाइज किया। मैं आपको बताऊं, आज जो है 50,000 से ज्यादा पेशेंट्स, आज का डेटा जो है हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से 12% जो पेशेंट्स हैं वो लाइफ और लिम्ब थ्रेटनिंग थे। मतलब अगर उन मरीजों के पास ये नंबर नहीं होता, और मैं चाहूंगा ये नंबर आप फ्लैश कर दें, तो वो जिंदा नहीं बचते। तो आप सोचिए, लगभग 6,000 का आंकड़ा जो है 2 साल में अगर लोगों की जानें बचा रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। और बाकी जो 48,000, बाकी जो 40,000 से ऊपर लोग हैं, उन्होंने भी बेनिफिट किया ही किया है। राइट। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ कि उपहार सिनेमा कांड की आपको याद होगी, उस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है, दिल्ली वाली। उसमें क्या हुआ कि छोटी जगह पे कई सारे लोग ट्रैप हो गए। अब डिसीजन हुआ कि इनको कहाँ ले आया जाए, सफदरजंग हॉस्पिटल ले चलते हैं जो इंडिया का सबसे बड़ा बर्न सेंटर है। सारे पेशेंट सफदरजंग चले गए। सफदरजंग ओवरवेल्म हो गया, पहले से ही उसके बाद बेड्स नहीं थे, सारे पेशेंट बाहर लॉबी में बैठे रहे, और मैक्सिमम लोगों की डेथ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हुई, बर्न्स की वजह से नहीं हुई। इनका ट्रीटमेंट क्या था? सिंपल, ऑक्सीजन देना। तो अगर उन समय उनको बता दिया जाता कि भाई यहाँ के बहुत सारे पेरिफेरल सेंटर्स हैं, तो आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, उधर जाइए, ना तो वो होता, और हो सकता है ज्यादा जाने बचाई जा सकती थी। ये काम टेलीमेडिसिन से नहीं हो सकता। ये एक्सपर्टीज आपको कहीं भी एक नंबर हो, आप उस पर कॉल करें और आप ये आप ट्रियाज वगैरह एसेंशियल्स हो तो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी आपदाओं में होता है जी। आपदाओं में अगर आप टेलीमेडिसिन का अच्छी तरीके से यूज किया जाए तो बहुत अच्छे लोग बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टूडियो आए, बड़ी अच्छी बातचीत रही, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि भविष्य में भी इस तरह की कुछ अच्छी बातचीत आपके साथ हो सके। तो थैंक यू वेरी मच।